दोस्तों, अगर आप मेरी तरह हैं तो आप भी अच्छी खासी सैलरी कमाते होंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बहुत मोटे-मोटे होंगे। आप किसी बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब करते होंगे और जब भी आप अपने बॉस को या जिस आदमी ने आपकी कंपनी बनाई है, उसको देख कर के आपको भी लगता होगा कि उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा नहीं है और फिर भी उसने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है। आपको लगता होगा वो आदमी मिडिल क्लास ट्रैप से हमेशा-हमेशा के लिए फ्री हो गया है, जो कि सच भी है। लेकिन अंदर-अंदर आपको भी फीलिंग आती होगी मैं भी निकल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पैसे का ट्रैप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आज से करीब 12 साल पहले जब मैंने लखीमपुर में आकर के अपनी जॉब पकड़ी थी, उस समय मुझे लगा था कि इस नौकरी से मैं हमेशा-हमेशा के लिए फ्री हो जाऊँगा अपने मिडिल क्लास ट्रैप से, लेकिन उससे हुआ नहीं। इनफैक्ट जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती गई, खर्चे बढ़ते गए, डर और बढ़ता गया। बल्कि एक सर्वे के हिसाब से 80% लोग जैसे-जैसे उनकी प्रमोशन होता है, वैसे-वैसे उनका खर्चा बढ़ जाता है और उनका मिडिल क्लास ट्रैप में से निकलने का जो भी सपना है, वो और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए नासिम निकोलस तालेब वो तो कहते हैं कि ये एक तरह से ड्रग्स है। अच्छी सैलरी, मोटी सैलरी बहुत बड़ी ड्रग्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं करनी है, लेकिन मैं आज आपको 4 ऐसे ट्रैप्स बताता हूँ, जिसको अगर आप समझ जाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, आप भी मिडिल क्लास के ट्रैप में से हमेशा-हमेशा के लिए निकल सकते हैं। इन चारों के ऊपर मैंने करीब 8 साल पहले काम करना शुरू किया था। ये ऐसे ही कैजुअल एक्सपेरिमेंट की तरह चालू किया था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस थी इन चारों की। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 4 ताले हैं, जिसको आपको इन चाबियों से खोलना होगा, अगर आप मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं। तो सबसे पहला ट्रैप, सबसे पहला ताला है इग्नोर डेली अकाउंटिंग। माना जाता है इफ़ यू डोंट काउंट यू कांट कन्फ्रंट। मतलब अगर आप अपनी कमाई को और अपने खर्चों को रोज़ काउंट नहीं कर सकते, तो आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते। कन्फ्रंट करने का मतलब है ना ही तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको आप कम कर सकते हैं। मतलब अपनी कमाई तो क्या बढ़ाएँगे, क्या कम करेंगे, वो तो बॉस के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। लेकिन अपने खर्चे बढ़ा सकते हैं और अपनी बचत कम कर सकते हैं और इसी से आपकी मिडिल क्लास में से निकलने का जो भी सपना है, वो धीरे-धीरे मरता जाता है। मुझे याद है लखीमपुर आने से पहले मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी थी। मैं और मेरी वाइफ दोनों को मिला कर के तकरीबन सवा लाख रुपए मिलते थे। चेन्नई में रहते थे हम लोग। किराए का एक मकान था जो तकरीबन 22,000 रुपए का था। हमने एक कार ले रखी थी, उसकी ईएमआई जाती थी। कुल मिलाकर के सवा लाख में से हम लोगों की जो बचत होती थी महीने के एंड में, मुश्किल से 12 या 15,000 होते थे। और हम हर महीने के एंड में बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते थे और फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ जाकर के आउटिंग करते थे, फिल्में देखते थे। इसी में हम लोग बिंज शॉपिंग भी किया करते थे। कभी कोई कपड़ा खरीद लिया। मुझे याद है मैं और मेरी वाइफ एक बार एक मॉल में गए थे। हमारे पास कोई बड़ा टीवी नहीं था, तो वो पहली बार हमने एक बहुत महंगा टीवी खरीदा था। आज से करीब 12 साल पहले 50,000 रुपए का टीवी लिया था। उसको हमने महीने की 6 ईएमआई में खरीदा था। मतलब हमने ईएमआई में टीवी खरीदी थी। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ी अपने ऊपर हंसी आती है। अब मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं करता हूँ डेली अकाउंटिंग। ये देखिए दोस्तों, आप हंसेंगे क्योंकि आज टेक की दुनिया है, लेकिन फिर भी ये है मेरी डेली अकाउंटिंग का मोटा सा रजिस्टर जो चल रहा है जून 2021 से। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम सिंपल है। एक तरफ खर्चा, एक तरफ इनकम, लास्ट में क्या बचा। लूका पिलियोची नाम का वो आदमी था जिसने आज से करीब 300-400 साल पहले बिजनेस की दुनिया में अकाउंटिंग को इस्टेब्लिश किया था। लोग अकाउंटिंग करते थे पहले भी, लेकिन इस तरह से नहीं करते थे जैसे डबल एंट्री अकाउंटिंग आज पूरी दुनिया में। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, मुझे याद है, जिसमें लिखा गया था कि अकाउंटिंग एक तरह से सच को जानने की कोशिश है। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था और मैं हमेशा भगवान को, ट्रूथ को जानने की कोशिश करता था। तो ये आदमी लूका पिलियोची ये मानता था कि आप जब नंबर्स को देखते हैं और उसके अंदर में गलतियों को पकड़ते हैं, तो एक तरह से आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। और फिर एक दिन मुझे याद आया, मतलब ऐसे ही ख्याल आया कि यमराज भी यही करते हैं। उनके जो असिस्टेंट हैं चित्रगुप्त, वो भी हम सबका हर रोज़ का
प्रॉफिट और लॉस लिखा करते हैं। तभी तो माना जाता है मरने के बाद जब आप जाएंगे तो आपके प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब होगा, उसी हिसाब से आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा या तो नर्क में भेजा जाएगा। तो इससे पहले कि हम उस दुनिया में जाकर के अपने स्वर्ग नर्क का हिसाब किताब करें, कम से कम फिजिकल वर्ल्ड में ये एक ताला है। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोगों को जिनकी महीने की इनकम 5-5 लाख रुपए है, लेकिन फिर भी वो कभी भी मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी इच्छाएं भी बढ़ती है। बिकॉज एक आदमी जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसको लगता है ना कि मैं कम से कम लाख रुपए 2 लाख रुपए के मकान में रह सकता हूँ, किराए के मकान में रह सकता हूँ, मैं मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता हूँ। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट मुझसे कहा था एक भाई साहब ने आज से करीब 10 साल पहले, नहीं 10 नहीं 12 साल पहले। हम दिल्ली में थे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, उनसे मिलने गए थे। मैं मानता था कि वो बहुत अमीर आदमी है, बहुत ही बड़े आदमी है, उनके पास एकड़ों ज़मीन थी। मुझसे कह रहे थे कि अगर आशीष तुम्हारे पास 5 लाख रुपए की इनकम आ जाती है, सैलरी आ जाती है, तो तुम मर्सिडीज खरीद सकते हो। मैं शॉक्ड हो गया, लेकिन अंदर बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि मुझे लगा मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर तो 5 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया, अगर मैंने वो गलती की होती, अपनी सैलरी को बढ़ने दो और अपने खर्चे को बढ़ाओ, ईएमआई को बढ़ाओ, तो मैं कभी भी मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता। आज मैं फ्री हूँ, लेकिन ये डिसिप्लिन की वजह से नहीं है, एक रियलाइजेशन की वजह से कि मुझे डेली अकाउंटिंग करनी है। और इसको बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए। शुरुआत के दौर में जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते हैं, कोई बड़ा बिजनेस बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो कल को आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपके अकाउंटेंट होंगे, सीएस होंगे, वो तो अलग काम है। लेकिन आपके पास अपना डेली का इनकम, आज क्या कमाया, आज क्या खर्च किया, आज क्या बचाया, अगर ये हिसाब किताब रोज का आपके पास है, तो मैं बता रहा हूं कि विद इन 5 ईयर्स आप देखेंगे अचानक से आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप आराम से फ्री हो सकते हैं अपनी नौकरी से। जी हाँ, मैं बहुत से लोगों को ये बात बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन है, लेकिन मुझे लगता है ये भी इसलिए है क्योंकि हम गहरे में कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई महंगी शॉपिंग की है, कोई महंगा ट्रिप लिया है, वो हमको पता है गलत है, और अगर हमने उसको देख लिया तो हमें गिल्ट आएगा। तो इस चीज़ को हम डिनायल मोड में रखना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं, मतलब हमारा माइंड मानता है, जो चीज़ को मैं देखता नहीं हूँ वो चीज़ हुआ नहीं है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है अकाउंटिंग में, डेली अकाउंटिंग में। आप चाहे 1 रुपए भी खर्चा करें, लेकिन उसको लिखना है। अगर ये एक हैबिट आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, जो पिछले 8 साल से मेरी लाइफ का हिस्सा है। शुरू शुरू में तो मैं बहुत गलतियां करता था, मेरी वाइफ मुझे टोकती थी कि तुमने ये प्लस माइनस में गड़बड़ी कर रखी है। जी हाँ, स्कूल के दौरान हमने प्लस माइनस किया है, लेकिन अब कहाँ करते हैं। लेकिन डेली अकाउंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं आपको वैल्यू बता नहीं सकता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको खास तौर से मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना है। दूसरा पॉइंट बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही क्लीशे है, बहुत ही सिंपल है। इग्नोर डेली लर्निंग। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मेरी लाइब्रेरी है, ये सारी की सारी मेरी लाइब्रेरी है। ये इस तरफ है और मेरे इस तरफ भी अलमारियाँ हैं। हर एक कपबोर्ड में जहाँ भी आप किताबें देख रहे हैं, सामने एक लेयर है और उसके पीछे दूसरी लेयर है। और ये हाइट भी 12 फीट की है, तो इस लाइब्रेरी में किताबें ऊपर की तरफ भी रखी हैं। और एक कमरा और है जहाँ पर अब मैंने अपनी किताबों को रखना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप में से मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं किताबों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हर रोज़ एक दो किताबें खरीदता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आदमी रोज़ सीखता नहीं है, वो आदमी रोज़ गलत सीखता है। क्या मतलब है गलत सीखने का? अभी रिसेंटली एक भाई साहब मिले मुझे, बहुत ही नज़दीकी हैं, देखा जाए तो फाइनेंशियली फ्री है। उनके पास करीब 30-40 लाख रुपए की सेविंग होगी, जिसमें से ब्याज आता है। आराम से कहीं भी ट्रेन से जाना हो या फ्लाइट से जाना हो तो जा सकते हैं। लेकिन अब उनको एक नया कीड़ा लग गया है। जी हाँ, मैं इसको कीड़ा कहता हूँ। डाइजेशन के लिए सौंफ और पानी बहुत अच्छा होता है। वो मुझसे कहने लगे कि आशीष भाई, लखीमपुर में मुझे एक बिजनेस चालू करना है। मैंने कहा ठीक है, कर लीजिए, अच्छी बात है। बोलते लेकिन मुझे कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना है, मुझे एक मॉल खोलना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है भाई, मॉल खोलना चाहते हैं। और फिर बोलने लगे कि मुझे मॉल भी ऐसे ही नहीं खोलना है, मुझे खोलना है जो शहर का सबसे प्राइम लोकेशन है वहाँ पे। तो और वो ये शहर से नहीं है, दूसरे शहर से है। और मैंने पूछा लखीमपुर में क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो भी उन्होंने स्टडी किया है, लखीमपुर एक ग्रोइंग सिटी है, और ग्रोइंग सिटी में अगर आप मॉल वगैरह खोलते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं वो ग्रो करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने उनसे पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, तो बताया मेरे पास 30 लाख रुपए है और बैंक से करीब मुझे 1-2 करोड़ रुपए लोन मिल जाएगा और फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। फिर जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे हमारा बिजनेस ग्रो होगा, फिर अकॉर्डिंगली वो हम कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा, वो हम कर लेंगे। मैंने उनको पूछा कि आपको मॉल में सामान क्या रखना है, मतलब कपड़े का मॉल खोलना है कि डेली ग्रॉसरी का मॉल खोलना है कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉल खोलना है, किस चीज़ की दुकान खोलनी है। बोलते हैं वो अभी देख रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन पहले तो मेरे लिए जगह देखो। लखीमपुर में, ये साल भर पहले की बात है, तो मैंने जगह देखना शुरू कर दिया। एक जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उनको प्रपोज किया, लेकिन उसकी कीमत ही अपने आप में करीब 1 करोड़ रुपए खरीदने वाली थी। तो बड़े एक्साइटेड हो गए, बोलते हाँ हाँ इसको एडवांस लेकर के हम खरीद लेते हैं। अब यहीं पर मैंने उनको रोका। मैंने उनसे कहा अगर आपको बिजनेस करना है तो आप रुक जाओ, क्योंकि बिजनेस की दुनिया बहुत बदल चुकी है। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, आपको भी जरूर देखना चाहिए, निखिल कामत का पॉडकास्ट था। 1 crore is just not enough to start any business in today's context. I'd rather just keep it in the bank. वो खुद कहते हैं कि आज जब तक आपके पास किसी सेक्टर का कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस ना हो, पैसे की बात नहीं करें, एक्सपीरियंस और नॉलेज की बात करें, तब तक उसमें घुसना भी नहीं चाहिए। ये मुझे बात बहुत जची, क्योंकि हम लोग जब बिजनेस में जाते हैं ना, तो हम अपने माइंड के सिस्टम 1 से जाते हैं। सिस्टम 1 मतलब हमारा माइंड का वो पार्ट जो डिसाइड करता है कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ पास है, कौन सी चीज़ दूर है। अगर आप सांप को देखते हैं तो आपका माइंड सिस्टम 1 बोलता है कि ये डरने वाली चीज़ है, इससे बचो। एक तरह से हमारा इंट्यूटिव माइंड है, वो माइंड बिजनेस के अंदर में घुसने के लिए बड़ा खतरनाक है। बिजनेस में अगर आपको जाना है तो सिस्टम 2 से जाना है। सिस्टम 2 हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो डिटेल स्टडी करता है, गहरी लर्निंग करता है। और मैं पिछले तकरीबन 8 सालों से यूट्यूब पे आप लोगों के साथ में बुक सीरीज़ बनाता हूँ। अब dkbrains.com पे हम लोगों ने अलग अलग साइकोलॉजिकल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स के वीडियोस डालना शुरू किया है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को बताता हूँ, सिस्टम 1 से अगर कोई चीज़ करने की कोशिश की, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा डिसीजन, बड़ा बिजनेस, तो बहुत खतरनाक होता है। ये एक छोटी सी बात उन भाई साहब को समझा नहीं पाया, क्योंकि वो रोज़ नहीं सीखते। वो रोज़ क्या करते हैं, उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, व्हाट्सएप, न्यूज़, फ्रेंड्स। वो ख़ास तौर से वो फ्रेंड्स जो अमीर हो गए हैं, वो कभी भी आपको सच नहीं बताते, लेकिन उनका सबसे एक फेवरेट फैमिली मेंबर है जो उनको नए नए आइडियाज़ देता है। ये मॉल खोलने का आइडिया पे उनके एक फैमिली मेंबर ने दिया था, और वो बंदा ऐसा बंदा है जो पिछले 20 सालों में उनको कम से कम 2 बार बड़ी बड़ी चपत लगा चुका है, उनसे पैसे लूट चुका है, लेकिन आज भी वो उसी आदमी के ऊपर भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का अपना कोई डेली लर्निंग नहीं है। जब मैं लर्निंग की बात करता हूँ तो डेली लर्निंग की बात करता हूँ। देखिए, जैसे मेडिकल सेक्टर में ना ढेर सारी बीमारियां और उसके इलाज रोज खोजे जा रहे हैं, और हम डॉक्टर्स को ये चीज़ समझाया जाता है कि तुम्हें रोज सीखना है, तब जाकर के मरीज को तुम सही से सही इलाज दे पाओगे। और सेम चीज़ अप्लाई होता है इन द बिजनेस वर्ल्ड या फाइनेंशियल फ्रीडम जब आप चाहते हैं उस दुनिया में। अगर आपके पास डेली लर्निंग नहीं है तो आपका जो थोड़ा बहुत जानकारी है वो बन जाता है आपका कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। इसलिए हमने dkbrains.com में ख़ास तौर से आपके लिए एक ऑप्शन बनाया है, लर्न। वो बहुत ही इकोनॉमिकल है और उसमें आप जाकर के रोज़ कुछ न कुछ सीख सकते हैं। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, एक तरफ बिजनेस, और एक तरफ आपकी डेली लाइफ में अलग अलग डिसीजंस जो आप लेते हैं उसके बारे में। तो आप जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सीखना न्यूज़ से नहीं होता, फ्रेंड से नहीं होता, फैमिली से नहीं होता। ये होता है जब आप डीपली किसी चीज़ को स्टडी करते हो। इसलिए मैं dkbrains.com पे केवल बुक समरीज नहीं बनाता हूँ। मैं बुक्स को जब पढ़ता हूँ तो उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, डीप एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, उसको अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में लागू करने की कोशिश करता हूँ, तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा dkbrains.com लर्न ऑप्शन। तीसरा है दोस्तों, इग्नोर सेकेंड इनकम। ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, क्योंकि जब आप एक जॉब कर रहे हैं तो आपको सेकेंड इनकम की क्या ज़रूरत है। और अगर हम लोग सेकेंड इनकम बनाने की भी कोशिश करते हैं तो वो बहुत सिंपल होता है। जैसे आपने कोई किराए का मकान बना दिया तो उसमें से कुछ न कुछ पैसे आ रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि आपको कम से कम इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सेकेंड इनकम नहीं है, ये एक बहुत ही पैसिव इनकम है। मैं इनकम उसको बोलता हूँ जिसमें कि आप खुद इन्वॉल्व होकर के कुछ करते हैं। जैसा कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसमें आप इन्वॉल्व हैं,
आपके बॉस के लिए वो कंपनी एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसका ब्रेन एंगेज होता है। dkbrains.com पे मैंने ख़ास तौर से एक नया ऑप्शन चालू किया है जिसका नाम है अर्न, जिसमें आप हमारे सारे वीडियो सीरीज तो देख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इन कोर्सेज को दूसरों को रिफ़र करके कमा भी सकते हैं। मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी हम जानते हैं और जो भी हम कमाते हैं वो हमारी औकात है। इस वीडियो को बनाने से पहले तकरीबन 30-40 लोगों को बात कर चुका हूँ जो यंग जनरेशन से भी हैं और 40-50 साल के भी हैं, और वो उनसे जब मैं किसी खास टॉपिक पे बात करता हूँ, इनकम टैक्स पे या ब्रेन के ऊपर या एआई के ऊपर, तो उनकी एक लिमिटेड नॉलेज है और वो नॉलेज उनको एक ऐसी फीलिंग दिलाती है कि बस इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। हम लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं चाहता हूँ आप उसको नोट करें, और ये भी इसलिए आता है क्योंकि हम डेली अकाउंटिंग नहीं करते। अगर आपने कहीं पर कोई छोटा मोटा गिग किया, छोटा मोटा काम किया और उसमें आपको बहुत कमाई नहीं होती है, बहुत कम कमाई होती है, लेट्स से आपने इन कोर्सेज को रेफर किया किसी को और आपने 500 रुपये कमा लिए, एक ऐसे नंबर आपके लिए लेकर आया हूँ। अब वो हो गई आपकी सेकेंड इनकम, जहाँ पर आपने किसी और आदमी की लाइफ में एक नॉलेजेबल प्रोडक्ट दिया, उसको वैल्यू मिली और आपको कुछ कमाई हुई। अब ये 500 रुपये आपकी 1 लाख की सैलरी के सामने इतना कम है कि आप इसको काउंट नहीं करते। ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ को आप काउंट नहीं करते उसको आप बढ़ा नहीं सकते। आज जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है कि मैंने जब YouTube पे वीडियोस डालना शुरू किया तो मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर पैसे मिलते भी हैं। मैंने तो ये सोच करके चालू किया था कि मेरे वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि पब्लिश और अनलिस्टेड ऐसी कोई चीज़ भी होती है यूट्यूब पे। तो मेरे सारे के सारे वीडियोस रिकॉर्डिंग होते थे और ऊपर पब्लिश होते थे यूट्यूब पे। मेरे मन में ये बात थी कि आज नहीं तो कल मैं एक स्कूल खोलूँगा और स्कूल में बच्चे मेरे वीडियोस देखेंगे। जब तक टीचर्स नहीं पढ़ा पाएंगे तो मेरे पास अपना खुद का रिसोर्स होगा, क्योंकि मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। अल्टीमेटली वो स्कूल को खुला, लेकिन dkbrains.com के फॉर्म में। जादू उस दिन हुआ जब एक आदमी ने मुझे मैसेज किया, मुझे ईमेल किया कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप चाहिए तो उसके बारे में, इसके बदले में पैसा ले लीजिए, मतलब फ़ीस ले लीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैं कंसल्टिंग फ़ीस ले लूँगा और आपसे बात कर लूँगा। तो उस आदमी ने मेरे अकाउंट में 500 रुपये डाले थे बात करने के लिए, और मैंने बात कर ली। लेकिन हाँ, तब तक मुझे ये रियलाइज़ हो चुका था जो भी मेरी इनकम है मुझे नोट करना है। तो मैंने एक ऐसी रफ रजिस्टर बनाया, वो रजिस्टर मेरे पास आज भी पड़ी हुई है कि इस आदमी से मुझे 500 रुपये मिले हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने तक कोई इनकम नहीं हुई, तो मैं हर रोज़ 0-0 लिखता था। फिर एक दिन एक आदमी ने मुझे मैसेज किया, नहीं तब तक मैंने व्हाट्सएप का नंबर देना शुरू कर दिया था। तो उस आदमी ने मुझे मैसेज किया कि मैं आपके कॉज के लिए कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, डोनेट करना चाहता हूँ। वो पहला बड़ा डोनेशन आया था हम लोगों को 50,000 रुपये का। इनफैक्ट जाकर के हम उनसे मिले भी थे। भाई उसको अकाउंटिंग तो करना ही है। फिर मैंने नोट करना शुरू किया, लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ द पावर ऑफ सेकेंड इनकम। दोस्तों, हम में से अभी भी ज़्यादातर लोग जो थोड़ा बहुत कमा पाते हैं सेकेंड इनकम से, उसको बहुत वैल्यू नहीं करते हैं। और जिस चीज़ को आप वैल्यू नहीं करते हैं वो चीज़ कभी भी आपकी लाइफ में टिकेगी नहीं और बढ़ेगी नहीं। आज दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं वो एक स्ट्रीम ऑफ इनकम से नहीं सर्वाइव करते, उनके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टाटा और बिरला की तरह अरबपति बन जाइए, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आज आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना है। और टाइम कहाँ से देंगे? आपके पास वीकेंड्स है, आपके पास शाम है, या जो भी आपके पास छुट्टियों का समय है, आप उसके थ्रू अपने सेकंड इनकम के ऊपर काम करिए। जैसे आप अगर हमारे साथ dkbrains.com में कनेक्टेड हैं तो कुछ नहीं करना है, केवल आपका एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम का एक पेज बना लीजिए, और जो हमारे वीडियोस आप देखते हैं उसमें से आपने क्या सीखा है एक लाइन की समरी बना दीजिए, एक शॉर्ट्स या एक रील बना दीजिए और अपना प्रोमो कोड डाल दीजिए, चाहे अपना नंबर डाल दीजिए और उनको बोलिए कि आपको कॉन्टैक्ट करें ताकि आप उनको रेफर कर सकें ऐप में dkbrains.com में। इसी के ज़रिए आपकी एक सेकंड इनकम चालू हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास सेकंड इनकम नहीं है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आज जो मैं फाइनेंशियली फ्री महसूस कर रहा हूँ वो मेरी केवल डॉक्टरी की वजह से नहीं है, वो हमारे यूट्यूब और मेडिकल दोनों की वजह से है। मैं जानता हूँ इसी शहर में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मेडिकल के बिजनेस में ही हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वन स्ट्रीम ऑफ इनकम आपको इनकम तो देती है लेकिन साथ साथ खर्चा बढ़ाती है। आज की डेट में कोई भी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे मैं एमपी स्कैन को चलाता हूँ, 80% से भी ज़्यादा खर्च हो जाता है, 20% में आपको
लोगों को सैलरी भी देनी है और अपनी बचत भी करनी है। इसलिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप आज ही सोचना शुरू करिए। dkbusiness.com के ज़रिए आप उसको चालू कर सकते हैं। और आज का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, लेकिन उसको फिर से यूज़ कर पाना, लागू कर पाना मुश्किल है। इग्नोर लिविंग लाइक अ पुअर पर्सन। जब मैं पुअर पर्सन कहता हूँ तो मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए, जो मैंने कपड़े पहने हैं साफ़ सुथरे हैं। आपने मेरा ऑफिस देखा, ये भी साफ़ सुथरा है। मेरे पास एक माइक है, कैमरा है, मोबाइल है। रोज़ मैं आराम से खाना खाता हूँ, मेरे पास एक कार है। तो इसका मतलब ये है कि मैं गरीब आदमी की तरह नहीं जीता हूँ। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, लेट्स से आपकी सैलरी 1 लाख या 2 लाख रुपए हो गई, तो आपके पास ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं। जैसे अभी कल ही मेरे पास एक बैंकर आए थे और उन्होंने मेरा प्रोफाइल देख करके मुझसे कहा कि आपको 2 करोड़ का लोन आराम से कल के कल मिल जाएगा। कोई मॉर्गेज नहीं करना, मतलब कोई भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखना, ऐसे ही मिल जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूँगा 2 करोड़ का? बोलते हैं कुछ भी कर लीजिए। आप नई कार खरीद लीजिए, कोई प्लॉट ले लीजिए या कुछ काम कर लीजिए, आप बस आप ले लीजिए 2 करोड़ रुपए। मैं उनको बैठा करके चाय वाय पिलाया। मैंने उनसे पूछा कि मुझे सीरियसली एक चीज़ बताओ जो मैं इस 2 करोड़ का कर सकता हूँ। तो पहले तो कुछ नहीं बोले, बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। बोलते डॉक्टर साहब, हम आपको एक सजेशन देंगे, आपको ये खटारा गाड़ी में नहीं घूमना चाहिए। उन्होंने मेरी एक सेकंड हैंड फोर्ड देखी, क्योंकि मैं उसको अभी भी गराज भेज करके आया था, सर्विसिंग करा के आई थी गाड़ी। और वो जा रहे थे तो बोलते हैं आप एक काम करिए, आप अपनी ये गाड़ी छोड़ दीजिए, आप एक फॉर्च्यूनर ले लीजिए, क्योंकि छोटा शहर है तो मर्सिडीज मत खरीदिए, एक फॉर्च्यूनर खरीद लीजिए। तो मैं सोचने लगा कि फॉर्च्यूनर मैं करूँगा क्या? कि मैं सच पूछिए तो मैं ट्रैवल ही बहुत कम करता हूँ। मैं पूरे महीने भर में मुश्किल से 50 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं करता हूँ। कभी कभार 2-4 महीने में, 6 महीने में मैं अपने पेरेंट्स के पास चला जाता हूँ इलाहाबाद, या अपने भाई के पास दिल्ली चला जाता हूँ, या कभी कभार पहाड़ चले जाते हैं। लेकिन फॉर्च्यूनर कार खरीदने के लिए जब उन्होंने बोला तो मैंने उनको पूछा क्यों? तो उनके मुंह से एक सेंटेंस निकला जो मैं चाहता हूँ आप सब रियलाइज़ करें, और ये खास तौर से वो लोग जो शहरों में रहते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये आती है तब जब आपके ऊपर पीयर प्रेशर पड़ता है। वो बोलते हैं मेरी इनकम आपसे शायद 1/10 होगी, वो भाई साहब बैंकर बोलते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी आपसे बेटर है। मैंने पूछा आपके पास कौन सी है? तो उन्होंने कोई बड़ी कोई बताया, कोई किया या पता नहीं कौन सी ब्रांड की बताई, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। मैं तो शॉक्ड हो गया, क्योंकि मेरी कार की कीमत जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कितने का खरीदा, तो वो 6 लाख रुपए थी। फोर्ड इको स्पोर्ट मैंने ली है करीब 2 साल पहले। एक हमारे फ्रेंड है जिनका हमारी तरह डायग्नोस्टिक का बिजनेस चलता है, तो उन्होंने इसको बेच दी, तो मैंने खरीद ली। मेरा एक रूल है, गाड़ी खरीदने में मेरा एक रूल है, अगर लो तो अच्छी कंडीशन में सेकेंड हैंड कार ही लो। इसके पहले मेरे पास एक डस्टर थी जो मैंने अपने पेरेंट्स को दे दी है। वो नई थी, लेकिन उसमें भी मेरा एक बहुत फिक्स्ड रूल था कि इसके ऊपर बजट नहीं होना चाहिए। इस पर मेरी बहुत बहस हुई है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। हंसने लगे भाई साहब, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं। इनफैक्ट उनके साथ एक भाई साहब आए थे दूसरे, बोलते हैं आपकी औकात पता ही नहीं चलती आपसे, मतलब आपको देख करके आपकी औकात पता ही नहीं चलती। मैंने कहा यही मेरा मोटिव है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो 2 चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक, कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, मतलब कि लोग आपको कैसा परसीव करते हैं इस पर नहीं, आप सचमुच में कैसे जिंदगी जीते हैं। मेरा एक रूल है, अगर मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है तो लेट्स से मेरे महीने का खर्चा 50,000 रुपये है। 1 साल में मुझे 6 लाख चाहिए, 10 साल में मुझे 60 लाख चाहिए। तो अगर 60 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है तो मैं 10 साल के लिए फाइनेंशियली फ्री हो गया। अगर मैंने एक मर्सिडीज खरीद ली या फॉर्च्यूनर खरीद ली, तो मैंने क्या किया, अपने उस 50,000 रुपये के खर्चे में एक 20,000 का या 30,000 का खर्चा और बढ़ा दिया, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस होगी, पेट्रोल होगा, ड्राइवर होगा, ढेर सारे खर्चे होंगे। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ जाए, लेकिन मेरा मानना है कि मैं अपना लाइफस्टाइल को कैसे ऐसा बनाऊं जो कंफर्टेबल हो लेकिन बहुत ज़्यादा लग्जूरियस ना हो। ये पॉइंट अक्सर लोग भूल जाते हैं, बिकॉज आज बैंक्स आपको खुला पैसा देने को तैयार है। आप जो चाहिए वो सब कुछ ईएमआई में आप खरीद सकते हैं, और यहीं पर इल्यूजन हो जाता है। एक होता है बीइंग रिच, एक बीइंग फाइनेंशियली फ्री एंड फीलिंग फाइनेंशियली फ्री। आपकी हैबिट बनाती है आपको फाइनेंशियली फ्री, ना कि आपके बैंक बैलेंस।
ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक आदमी के अकाउंट में मुश्किल से 10 लाख रुपए हो और उसे कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसकी मंथली खर्चा ही बहुत कम है। और वहीं ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए रखे हो लेकिन आपका खर्चा ही महीने का 1 करोड़ रुपए है। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? 1 साल भी सर्वाइव नहीं करोगे। तब ऐसे लोगों के बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों मैं फिर से आपको कहूँगा, ये चारों चीज़ों को इग्नोर मत करिए। पावर ऑफ अकाउंटिंग, power of daily learning, power of second income, and lastly, power of living like a poor person. और जब मैं कहता हूँ पुअर, मतलब ये नहीं कि फटे हाल गरीब, एक ऐसी जिंदगी जहां पर आप के पास जितनी इनकम है, जितनी आपकी औकात है, उससे कम लोग आपको आंकें। अगर ये चारों आप फॉलो करते हैं, मुश्किल से 4-5 साल में आप देखेंगे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मतलब काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है, मैंने डेली लर्निंग किया है। अब तक अगर आप मुझसे पूछें तो स्पिरिचुअल बुक्स को छोड़ दें, मैं बिजनेस की बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मोर देन 500 बुक्स मैंने पढ़ी होंगी, जिसमें से कि 50 तो ऐसी हैं जिसको मैंने 2-2, 3-3 बार पढ़ा है। और मुझे वो ऐसे याद हैं जैसे स्कूल में पहाड़े याद करते थे, टेबल्स याद करते थे। वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं डेली डिसीजन लेने में, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, बड़ा डिसीजन हो, वो बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, dkbrains.com मैंने इसीलिए चालू किया है क्योंकि मैं आपको स्पिरिचुअली डीप तो बनाना ही चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहता हूँ। आपकी रोज़मर्रा की लाइफ को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। dkbrains.com आज ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है।